नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रवि सूर्यवंशी और आज हम बात करने जा रहे हैं टेलीविजन धारावाहिकों पर। मित्रों, पिछले कुछ दशकों में मानव ने विकास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें सूचना के क्षेत्र की सफलताएं अभूतपूर्व हैं। विश्व के साथ साथ भारत में भी नई सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति के विस्फोट ने संचार माध्यमों और मीडिया की भूमिका को और भी उल्लेखनीय बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक नवीन, सशक्त, मनोरंजक और लोकप्रिय माध्यम के रूप में प्रवेश किया। इस विकास यात्रा में टेलीविजन माध्यम का प्रवेश एक शानदार घटना थी। भारत में टेलीविजन का विकास रेडियो से थोड़ा भिन्न रहा। यदि विश्व के बाकी देशों से तुलना करें तो भारत में टेलीविजन माध्यम का आगमन देर से हुआ। सन 1955 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में लोगों ने पहली बार टेलीविजन सेट को देखा। इसके बाद यूनेस्को ने भारत में शिक्षा, सामुदायिक और ग्रामीण विकास में टेलीविजन का उपयोग का अध्ययन करने के लिए $20,000 का अनुदान देने का निर्णय किया। इस परियोजना के तहत स्कूली बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने और सामुदायिक कार्यक्रमों के प्रसार के लिए टेलीविजन का उपयोग किया जाना था। परंतु उस दौर में दर्शकों के पास निजी टेलीविजन सेट नहीं थे। अतः यूनेस्को ने टेली क्लब बनाने का सुझाव दिया और दिल्ली के आसपास 20 टेली क्लब बना दिए गए। मित्रों, जरा विचार करिए कि इस छोटी सी मुहिम से शुरू होकर पिछले कुछ दशकों में दूरदर्शन ने देश के हर कोने में अपना विस्तार किया है। टेलीविजन की विकास यात्रा में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब भारत में दूरदर्शन के साथ साथ केबल टेलीविजन का भी सूत्रपात हुआ और पिछले 20-22 वर्षों में यह टेलीविजन चैनल लोगों के चहेते बन गए। टेलीविजन माध्यम के आकर्षक और लोकप्रिय होने का एक प्रमुख कारण है इसके कार्यक्रमों की प्रकृति। टेलीविजन द्वारा विभिन्न प्रकार के और विभिन्न प्रकृति के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसमें एक लोकप्रिय और मनोरंजक कार्यक्रम विधा है टेलीविजन धारावाहिक। टेलीविजन धारावाहिक किसी देश की संस्कृति और सामाजिक परिवेश को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। धारावाहिक न केवल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं, बल्कि साथ साथ विभिन्न विषयों पर एक स्पष्ट विचारधारा को भी दर्शकों के मध्य सहज रूप से संचारित करते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी टेलीविजन धारावाहिकों के दर्शक हैं, लेकिन यहां समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले इन धारावाहिकों के अपने कुछ प्रकार हैं, जिसे यहां समझना बहुत आवश्यक है। आमतौर से धारावाहिक या सोप ओपेरा को एक ही विधा माना जाता है, जबकि दोनों में अंतर है। धारावाहिक और सोप ओपेरा के अतिरिक्त भी कुछ और प्रकार हैं जिन्हें यहां जानना आवश्यक है। आइए उन्हें समझते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं सोप ओपेरा। इस विधा में किसी भी नाटक या कार्यक्रम जो प्रतिदिन या सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन, निश्चित समय पर तथा एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत लगातार किस्तों में प्रसारित किया जाए और जिसकी सभी कड़ियां या एपिसोड किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हों। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सोप ओपेरा अनिश्चिततापूर्ण एक ऐसी कृति है जिसका ना आदि निश्चित होता है और ना अंत। यानी आसान शब्दों में कहें तो ऐसे नाटक जो बहुत वर्षों तक लगातार प्रसारित किए जाते हैं, जिन्हें हम सोप ओपेरा कहते हैं। फिर आते हैं धारावाहिक। धारावाहिक सभी मायनों में सोप ओपेरा जैसे ही होते हैं, बस सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि धारावाहिक का अंत पहले ही निश्चित होता है, या दूसरे शब्दों में कहें
तो निश्चित अंत वाली जैसे 13, 24, 26 या 52 किस्तों या एपिसोड में जिसे प्रसारित किया जाए वह धारावाहिक है। धारावाहिक का मतलब ही है एक संपूर्ण कृति या सतत कथानक जो किस्तों में एपिसोड दर एपिसोड प्रसारित हो। परंतु यदि लेखन, प्रारूप या आलेख की बात की जाए तो धारावाहिक और सोप ओपेरा दोनों को लिखने और तैयार करने का तरीका एक ही है। यही कारण है कि हम इन दोनों प्रारूपों को एक समान ही समझते हैं। इस विभाजन में इसके बाद आते हैं सिटकॉम। सिटकॉम शब्द सिचुएशनल कॉमेडी का संक्षिप्त रूप है। इस प्रारूप में कथानक के विषयों को मनोरंजक स्थिति में दिखाकर हास्य का निर्माण किया जाता है। इसमें पात्र और उनकी भूमिका निरंतर वही रहती है और वे प्रत्येक एपिसोड में अलग अलग कहानी या परिस्थितियों का सामना करते हैं। देख भाई देख या ऑफिस ऑफिस सिटकॉम के एक विशिष्ट उदाहरण है। इस विभाजन के अंतिम में आते हैं सीरीज। सीरीज में मुख्य पात्र और विषय का वातावरण वही रहता है, लेकिन कहानी में हर दूसरे या तीसरे एपिसोड में परिवर्तन हो जाता है। आमतौर पर इस तरह का कार्यक्रम किसी एक पेशे के इर्द गिर्द बनाया जाता है। जासूसी आधारित तहकीकात और सीआईडी इसका प्रमुख उदाहरण है। अब हम इसके विभिन्न प्रकारों को समझ चुके हैं। यदि हम लेखन की दृष्टि से देखें तो सभी प्रकारों के लेखन में थोड़ा सा ही अंतर होता है, परंतु एक कड़ी या एपिसोड को लिखने का प्रारूप या तरीका एक ही है, जिसे हम व्याख्यान के अंत में समझेंगे। मित्रों, आइए अब सोप ओपेरा को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सोप ओपेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, सोप और ओपेरा। ओपेरा शब्द रंगमंच पर अभिनीत ओपेरा से पड़ा और रंगमंच की भांति ही रेडियो सोप ओपेरा संगीत प्रभाव और भावनात्मक संवादों से भरी एक घरेलू कहानी को प्रसारित करते थे। अधिकतर रेडियो ओपेरा को साबुन निर्माता कंपनियां प्रायोजित किया करती थी, अतः इस ओपेरा शब्द के आगे सोप शब्द जुड़ गया। इस प्रकार रेडियो के इस प्रारूप को रेडियो सोप ओपेरा कहा जाने लगा। रेडियो के इस प्रारूप को टेलीविजन में हूबहू ले लिया गया। संपूर्ण विश्व में सोप ओपेरा टेलीविजन कार्यक्रमों में सबसे लोकप्रिय विधा है। सोप ओपेरा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग द्वारा देखा और पसंद किया जाता है। सोप ओपेरा की टीआरपी सदैव ही अन्य कार्यक्रमों की तुलना में अधिक होती है। लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि सोप ओपेरा की पूरी कहानी, या यूं कहें कि पहले एपिसोड से लेकर अंतिम एपिसोड तक की कहानी को एक साथ नहीं लिखा जाता। इसमें एक प्रमुख कथानक या प्लॉट होता तो है, पर समय के साथ साथ लेखक बहुत से उपविषयों या सब प्लॉट को गढ़ता है और कहानी को लंबा खींचने की कोशिश करता है। इसी कारण यह वर्षों तक लगातार चलते रहते हैं। यदि हम टेलीविजन धारावाहिकों के इतिहास पर नजर डालें तो लैटिन अमेरिकी देश पेरू में बनाए गए धारावाहिक सिप्लीमेंटे मारिया को दुनिया के विकास के मुद्दों पर धारावाहिक बनाने में प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है। यह दरअसल एक ऐसी लड़की की कहानी पर बनाया गया था जो काम की तलाश में गांव से शहर आती है और सिलाई मशीन पर कार्य करके आर्थिक रूप से संपन्न बन जाती है। पेरू के इस धारावाहिक से प्रेरणा लेते हुए निर्माता मैग्यूएल सिबिदो द्वारा वैन कामिगो नामक, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है कम विथ मी नामक धारावाहिक बनाया गया, जिसे मैक्सिको के एक निजी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया गया। इसमें मुख्यतः परिवार नियोजन के मुद्दे को उठाया गया था। वैन कैमिगो द्वारा पेश किए गए विचारों के इर्द गिर्द ही भारतीय टेलीविजन धारावाहिक हम लोग की शुरुआत हुई। मनोहर श्याम जोशी ने इस
हम लोग को लिखा और इसके निर्देशक थे पी कुमार वासुदेव। इसी कहानी उत्तर भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। इसके अगले ही वर्ष बासु चटर्जी द्वारा निर्मित रजनी ने महिलाओं की सामाजिक भूमिका को एक नया रूप प्रदान किया। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र में रखकर बनाया गया कार्यक्रम था। सन 1986 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्द पर आधारित बुनियाद प्रसारित हुआ। उन दशकों में समाज से जुड़े यह सभी कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय हुए। इसके बाद दूरदर्शन पर धार्मिक धारावाहिक रामायण तथा महाभारत ने एक नए कीर्तिमान बनाए। उस दौर में दूरदर्शन पर धारावाहिकों की संख्या और दर्शकों के मध्य इनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। 1990 के दशक में जब भारत आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा था, तब दर्शकों को देखने के लिए कुछ नया चाहिए था। यही वह समय था जब भारतीय सैटेलाइट चैनलों में प्राइम टाइम धारावाहिकों ने प्रवेश किया। इस धारावाहिकों में कार्यक्रम निर्माण तकनीक, प्रारंभिक मोन्टाज, टाइटल गीत और यहां तक कि परिवार, परंपरा और जीवन शैली को नया रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को इसके पहले 90 के दशकों की बॉलीवुड फिल्मों में देखा गया था। इस प्रकार की प्रस्तुति को टेलीविजन के पर्दे पर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। सन 2000 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष बन गया। इस वर्ष बालाजी टेलीफिल्म के धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की का प्रसारण प्रारंभ हुआ। उस वर्ष की टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट रिपोर्ट बताती है कि स्टार प्लस चैनल जो 1999 में तीसरे पायदान पर था, वह वर्ष 2000 में नंबर 1 के पायदान पर हो गया। दूरदर्शन के मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी से आगे निकलते हुए यह धारावाहिक एक संपन्न और संयुक्त परिवार की कहानी पर आधारित थे। इसकी सफलता को देखते हुए अन्य निर्माताओं और टेलीविजन चैनलों द्वारा इस प्रकार के धारावाहिक को निर्माण और प्रसारण तेज कर दिया गया। संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारतीय धारावाहिकों में भी महिला चरित्र को ही मुख्य किरदार के रूप में दिखाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी सोप ओपेरा या धारावाहिकों में इसका प्रमुख लक्ष्य समूह होता है महिला दर्शक। टेलीविजन धारावाहिकों की कहानी का केंद्रीय बिंदु महिला और उसका परिवार होता है और उसके साथ ही इसकी दर्शक भी उसी की भांति ही महिलाएं होती हैं। इसी कारण आप पाएंगे कि टेलीविजन पर आने वाले अधिकतर धारावाहिक महिला पात्रों के इर्द गिर्द ही होते हैं और धारावाहिकों को लिखते समय भी ऐसा बुना जाता है कि उसका कथानक मुख्य महिला पात्र और उसके परिवार के आसपास ही रहे। तो विद्यार्थियों, यहां तक आपने धारावाहिकों के प्रारंभ, प्रकार और कुछ मूलभूत तत्वों को समझा। आइए अब बात करते हैं इनसे जुड़े लेखन से। दृश्यश्रव्य माध्यमों के लिए लेखन करना एक बहुत चुनौती भरा लेकिन रचनात्मक कार्य है। हर संचार माध्यम की भांति ही टेलीविजन की भी अपनी एक भाषा है। इससे जुड़ा लेखन साधारण लेखन से अलग है क्योंकि इसमें लेखक को सीन और शॉट या यूं कहें कि दृश्यों के अनुसार सोचना और लिखना होता है। दृश्यश्रव्य माध्यमों के अंतर्गत निर्मित नाटकीय कार्यक्रमों में एक रोचक और अच्छा कथानक उसकी पहली आवश्यकता है। टीवी नाटक का कथानक इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसे सभी आयु वर्ग या अलग अलग मानसिकता के दर्शक आसानी से समझ सकें। धारावाहिकों को लिखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नाटकीय तत्व भी हों। इसके बाद आता है पात्रों का निर्माण और चयन। पात्रों के द्वारा ही कथानक का विकास होता है और नाटक की कहानी को
आगे बढ़ाया जाता है। असल में यही वह चेहरा है जिसे दर्शक जुड़ता है। एक लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक के कलाकार केवल कलाकार ही नहीं रह जाते, उन्हें दर्शक अपने घर का सदस्य जैसा समझने लगता है। और एक मजेदार बात यह भी है कि दर्शक उसे असली नाम या असल नाम के बजाय उन्हें उनके धारावाहिक के नाम या स्क्रीन नेम के नाम से जानने लगते हैं, जैसे तुलसी, पार्वती, मेहरवीरानी, आनंदी, कमोलिका, मिस्टर बजाज और ऐसे बहुत से नाम हैं। इस कारण एक लेखक को पात्रों को गढ़ते समय बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। धारावाहिक को लिखते समय कहानी में आने वाली समस्या या संघर्ष अगला प्रमुख बिंदु है, जो नाटक की कथा को रोचक बनाता है। धारावाहिक में व्यक्तियों और स्थितियों का परस्पर संघर्ष न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि रोचकता और भावनाओं को आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है। इसके लेखन से जुड़ी एक और प्रमुख बात है विजुअलाइजेशन या चित्रात्मकता। विजुअलाइजेशन किसी संदेश को संप्रेषित करने के लिए चित्र, आरेख या एनिमेशन बनाने की तकनीक है। इसमें हम शब्दों या संवादों को कम से कम प्रयोग करते हैं और दृश्यों या विजुअल्स को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर दिया जाता है। अर्थात टेलीविजन धारावाहिकों का लेखन बाकी विधाओं के लेखन से अलग होता है और इसमें कलात्मकता के साथ साथ कुछ तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। अगर आप बड़े रूप में देखें तो लेखक ही है जो किसी टेलीविजन कार्यक्रम या धारावाहिक को सबसे पहले कागज पर उतारता है, या यूं कहें कि उसकी नींव तैयार करता है, और फिर निर्देशक उसी के आधार पर कार्यक्रम का निर्माण करता है। टेलीविजन के लिए लिखते समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर शब्द भी बोलते हैं और मौन भी। यानी जितना महत्व संवादों का है, उतना ही महत्व निशब्दता का भी। हो सकता है कि हम किसी संदेश या बात को बोल कर ना बता सकें या दिखा सकें, जिसे सिर्फ मौन या सन्नाटा आसानी से बता दे। जैसे यदि एक धारावाहिक के किसी सीन में हम युद्ध के बाद की हुई त्रासदी को दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, तो यदि उसे हम बोलकर बताएं, उससे ज्यादा प्रभावी होगा कि हम दृश्यों को स्क्रीन पर दिखाएं और साथ ही साथ बिना कुछ बोले मौन के साथ दर्शकों को युद्ध की त्रासदी को समझने दें। यहां पर शब्दों या संवादों से ज्यादा प्रभाव निशब्दता का होगा। अगर लेखन के प्रारूप की बात की जाए तो नाटक को मुख्यतः 3 भागों वाली संरचना पर लिखा जाता है: आरंभ, मध्य और अंत। आरंभिक भाग मुख्यतः परिचयात्मक होता है, जिसमें पात्रों, स्थानों और परिस्थितियों का परिचय हम दर्शक से कराते हैं। यह भाग दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला होना चाहिए। नाटक का दूसरा भाग एक प्रमुख स्थान रखता है। इसमें धारावाहिकों के मुख्य अंश होते हैं। धारावाहिक का अंत ऐसा हो जिससे वह अपने दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ सके। यहां पर एक और बात भी समझना आवश्यक है कि धारावाहिकों के सभी एपिसोड के अंत को थोड़ा नाटकीय और कुतूहलपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हुए लिखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि एपिसोड के समाप्त होने पर दर्शक असमंजस में रहता है कि आगे क्या होने वाला है। इस लेखन तकनीक को हुक या क्लिफ हैंगर कहते हैं। और यदि नाटक के संवादों के लेखन की बात की जाए तो धारावाहिकों के संवाद को लिखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह सहज और सरल हो। हमेशा ही संवादों को तैयार करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि हम जिस पात्र के लिए संवाद लिख रहे हैं वह उसके अनुरूप हो। जैसे एक ग्रामीण परिवेश वाले पात्र के लिए क्षेत्रीय भाषा में संवाद, या छोटे बच्चे के लिए टूटी फूटी भाषा में लिखा गया संवाद। लेखक को संवाद लिखने के बाद
2 से 3 बार इसे पढ़कर देख लेना चाहिए कि संवाद का प्रवाह, बोलने में सरलता और उसमें उपयुक्त भाव है अथवा नहीं। इसके साथ ही किसी भी धारावाहिक का लेखन किसी नाटक या उपन्यास की तरह किसी एक व्यक्ति या लेखक तक सीमित नहीं है। दृश्यश्रव्य माध्यमों के लिए निर्माण एक टीम वर्क या बहुत से लोगों का मिला जुला काम है। शिक्षाविद और लेखक डोरोथी हॉब्सन ने तो लेखक को धारावाहिक की आत्मा कहा है। इन कार्यक्रमों में लेखक के साथ साथ एक बहुत बड़ी क्रिएटिव टीम भी होती है, जिसमें स्क्रिप्ट हेड्स, पटकथा और स्क्रीन प्ले लेखक, सहायक स्क्रीन प्ले लेखक आदि होते हैं। इन सभी पर धारावाहिक को रचनात्मक पूर्व लिखने की पूरी जिम्मेदारी होती है और सभी के सहयोग से ही दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही कुछ अन्य अवयव भी हैं जो टेलीविजन धारावाहिकों और इनसे जुड़े लेखन को प्रभावित करते हैं। शोभा मुंशी अपनी किताब प्राइम टाइम सोप ओपेरा ऑन इंडियन टेलीविजन में कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में लिखती हैं कि टेलीविजन धारावाहिक के निर्माण में निर्देशकों के साथ साथ निर्माताओं की भी प्रमुख भूमिका होती है। इसके साथ ही लेखकों की भी अपनी एक विशेष भूमिका है, क्योंकि लेखक ही वह व्यक्ति है जो किरदारों को गढ़ता है, कथानक के बारे में विचार करता है और दैनिक एपिसोड की कहानी को तैयार करने में सहायता देता है। इसके बाद आते हैं अभिनेता और अभिनेत्रियां। इसके साथ ही वेशभूषा, श्रृंगार या मेकअप, संगीत, शुरुआती ग्राफिक्स, कुछ विशेष कैमरा शॉट, शूटिंग के सेट आदि बहुत से ऐसे अन्य तत्व हैं जो धारावाहिक को बनाने में सहायक हैं। टेलीविजन धारावाहिकों में संवादों और दृश्यों को और प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए चेहरे के हाव भाव, रंगों का प्रयोग, संगीत, कैमरा एंगल, प्रकाश व्यवस्था आदि का भी सहयोग लिया जाता है और टेलीविजन के लिए लिखते समय इन सभी अवयवों को आलेख या स्क्रिप्ट में सम्मिलित भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों, यहां तक बात हुई प्रमुख तत्वों और नियमों की। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आलेख कैसे लिखा जाता है। एक पटकथा का अंश देखें। यह अंश मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात पर आधारित तैयार की गई पटकथा से लिया गया है। दृश्य 1, बाहर झोपड़ी का दरवाजा, दिन। हम दिखाते हैं कि एक तगड़ा सा गरीब अधीर आदमी हल्कू दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और उसके थोड़ी दूर पर एक अन्य व्यक्ति हाथ में लाठी लिए हुए मूछ ऐंठता खड़ा है। दरवाजा आवाज करते हुए खुलता है। झाड़ू हाथ में लिए एक अधेड़ मुन्नी नजर आती है। हल्कू भीतर जाता है। लठैत व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। दृश्य 2, भीतर झोपड़ी के अंदर, दिन। जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था वह झाड़ू लगाने लगती है। हल्कू एक क्षण हिचकिचाता हुआ खड़ा रहता है, फिर कहता है, हल्कू, मुन्नी सुनती हो, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगाना रोककर पीछे मुड़कर बोलती है, मुन्नी, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हाट में कैसे कटेगी? उससे कहो फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं है। हल्कू कुछ देर सर खुजलाता है, फिर पत्नी के पास जाता है और लगभग खुशामद भरी आवाज में बोलता है, हल्कू, अरे दे देना, गला तो छूटे, कंबल के लिए कुछ दूसरा उपाय सोचूंगा। कट 2। यहां पर हमने समझा कि धारावाहिक को दृश्य या सीन में विभाजित करके लिखा जाता है। सबसे पहले सीन का विवरण लिखते हैं। इसमें भीतर या बाहर अर्थात इंटीरियर या एक्सटीरियर फिर स्थान लिखते हैं, जैसे झोपड़ी का दरवाजा, झोपड़ी के अंदर, और अंत के में समय का उल्लेख होता है।
जैसे दोपहर, शाम या अंधेरी रात। इसके बाद हम दृश्य में क्या घटित होने वाला है उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। सीन के विवरण को लिखने के बाद बारी आती है संवादों को लिखने की। जो पात्र बोल रहा है उसका नाम लिखते हुए उसके संवादों को लिखा जाता है। इस प्रकार जब दृश्य समाप्त हो जाता है तब लिखते हैं कट टू। इसका अर्थ होता है कि इस दृश्य को यहीं समाप्त कर हम किसी अन्य स्थान पर या समय पर हो रहे दृश्य को इसके बाद जोड़ रहे हैं। और इस प्रकार दृश्य दर दृश्य किसी भी धारावाहिक को इस प्रारूप के आधार पर हम लिख सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि अब आप टेलीविजन धारावाहिकों और उससे जुड़े लेखन को समझ चुके होंगे। अगर आप इस लेखन का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप भी लोकप्रिय धारावाहिक लिख सकते हैं। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।